हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो बीएडीएम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट के जो सवाल हमारे 2023 पेपर के अंदर पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी या फिर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला टॉपिक। तो आइए फटाफट से इस टॉपिक पे अपने सवालों के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएडीएम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स एवर स्टडी क्लासेस ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। इसकी सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए, अब यहां पे सवाल है जी, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज रिलेटेड विद फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अपवर्ड या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हमारा जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, इट इज बेसिकली अनदर टर्म विच इज यूज्ड फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हमारी जो अनऑफिशियल कैजुअल कन्वर्सेशंस रहती हैं, हमारी जो फ्रेंड सर्कल वाली कम्युनिकेशंस रहती है, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, filtering is a communication barrier which is related with manipulation of information done by receiver, decoder, sender या फिर encoder। अब देखो, ऑप्शंस ना यहाँ पे बढ़िया तरीके से फ्रेम्ड नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से रिसीवर और डीकोडर एक हो जाएगा, सेंडर और एनकोडर भी एक ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन सही तरीके से फ्रेम्ड नहीं है। बट जो फिल्टरिंग होता है, फिल्टरिंग एक कम्युनिकेशन बैरियर है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका जो सेंडर है इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है रिसीवर को देने से पहले। जैसे लेट सपोज कोई ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो आपने अपने पेरेंट्स को बतानी है या फिर अपने पार्टनर को बतानी है, और उसमें कुछ गलती आपसे हुई है। तो आप इस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से जानकारी देंगे कि आपके ऊपर ब्लेम कम से कम आए। आप उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से फिल्टर करेंगे कि लगे गलती आपकी नहीं थी, सिचुएशन की थी या फिर किसी और थर्ड पार्टी की थी। तो ये वाला जो कम्युनिकेशन बैरियर है, इसे सेंडर से जोड़ा जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सेंडर का बनेगा। चलो, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। देखो, हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उसके अलग अलग कॉजेज होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। देखो, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से जुड़े होंगे, साइकोलॉजी से जुड़े होंगे। तो आपको पहचानना है कौन सा इसके अंदर नहीं आएगा। मोनोटनी, ईगो डिफेंसिवनेस, स्टेटस को, स्किल ऑब्सोलेसेंस, इनमें से आपको चूज करना है। अब देखो, यहाँ पे मोनोटनी को, ईगो को, आपके स्टेटस को, ये कहीं ना कहीं आप अपने माइंड से, साइकोलॉजी से लिंक कर सकते हो। बट आपके जो स्किल्स होते हैं, जो आपका स्किल सेट है, इसको साइकोलॉजी से लिंक नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली आपका एक टेक्निकल फैक्टर यहाँ पे रहेगा, ना कि साइकोलॉजिकल फैक्टर। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। Coming to the next question, which one of the following Maslow's needs does not come under maintenance factors proposed by Herzberg? देखो, जो हमारी हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है, उसमें उन्होंने कुछ हाइजीन फैक्टर्स की बात करी है, कुछ मोटिवेटर्स की बात करी है। तो ये मेंटेनेंस वाले जो फैक्टर्स है, बेसिकली आपके हाइजीन फैक्टर्स की ही यहाँ पे बात हो रही है कि इनमें से कौन सा हाइजीन फैक्टर्स के अंदर नहीं आएगा, कौन सा मोटिवेटर वाली कैटेगरी में आएगा। देखो, जो भी आपके सोशल नीड्स है, सिक्योरिटी नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, एज पर मैस्लो थ्योरी, आप उन्हें हाइजीन फैक्टर्स में डाल सकते हो। बट जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स हैं, वो आपकी मोटिवेटर वाली कैटेगरी में आएंगी एज पर दी हर्सबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का हमारे पास बन जाएगा। तो मैस्लो और हर्सबर्ग का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नीड्स कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे आती हैं। चलो जी, अगला सवाल है, रेड टेपिज्म अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो रेड टेपिज्म आप समझते हैं, लाल फीताशाही, कि आपकी जो फाइल्स होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वो लाल फीते के अंदर बंद ही रहती हैं, खुलता ही नहीं फीता, उन पे काम होता ही नहीं है। स्टार्टिंग अ बिजनेस यूनिट टू अर्न प्रॉफिट्स, अडॉप्टिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वर्किंग फॉर रेम्यूनरेशन, गेटिंग परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज एट एवरी स्टेज।
तो क्लियरली आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है कि सरकारी दफ्तरों में फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पे घूमती रहती है और यहाँ पे काम नहीं होता है, आपका काम लटका रहता है, और इसे रेड टेपिज्म यहाँ पे कहीं ना कहीं बोला जाता है। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, एक्सेसिव गवर्नमेंट हिंड्रेंसेस विद रिगार्ड टू योर बिजनेस। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ऑप्शन नंबर 4 जो है उसे आंसर बना देता है। चलिए, तो भी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, एन ऑर्गेनाइजेशन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस इज एक्सप्लेन्ड इन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने का कारण क्या है, रीजन क्या है, ये आपको किस चीज में एक्सप्लेन किया जाता है? मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स? देखो, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कंफ्यूजन केवल मिशन और विजन में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स तो आपके बाद में आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं विजन की, तो विजन बेसिकली हमारी फ्यूचर विजन होती है कि फ्यूचर में हम कहां जाना चाहते हैं, फ्यूचर में हम कहां अपने आप को देख रहे हैं, तो ये विजन होती है आपकी। बट अगर हम बात करें प्रेजेंट की, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, हमारा कोर पर्पस क्या है, क्या इंटेंशन है हमारे एग्जिस्टेंस में आने का, तो ये हमें मिशन स्टेटमेंट को देखकर पता चलता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, द कंसेप्ट ऑफ TQM। TQM बेसिकली आपके पास क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये वाला जो कंसेप्ट है, इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन विच कंट्री बाय डेमिंग एंड जुरान? अमेरिका, जापान, रशिया और चाइना। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो फंडा है वो यहाँ पे हमारे पास डेमिंग और जुरान ने पहले इंट्रोड्यूस किया था जापान के अंदर। जापान के अंदर आपका वर्ल्ड वॉर के बाद काफी सही इंडस्ट्रियल सक्सेस हमें देखने को मिली, और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारे कंसेप्ट ही रिस्पॉन्सिबल थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जापान का बनेगा। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल हमारे पास है, अ टीम्स कलेक्टिव बिलीफ दैट दे कैन सक्सीड एट देयर टास्क्स इज नोन एज। तो एक टीम का बिलीफ कि जो काम वो कर रहे हैं उसे वो सफलतापूर्वक कर पाएंगे, वो सक्सीड हो जाएंगे, इसे क्या बोला जाएगा? टीम यूनिटी, टीम आइडेंटिटी, टीम एफिकेसी या फिर टीम कोहेशन? देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस वाले वर्ड से ही आपका एफिकेसी वाला जो वर्ड है वो जुड़ा है, यहीं से निकल कर आया है। इफेक्टिव का मतलब आप सभी जानते होंगे, इफेक्टिव का मतलब है कि आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उसे अकम्प्लिश कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और ये एफिकेसी का मतलब भी यही होता है, क्वालिटी ऑफ बीइंग इफेक्टिव। तो आपका जो टीम एफिकेसी है वो कहीं ना कहीं ये डिनोट करता है कि आपकी जो टीम है वो अपने गोल्स को, अपने टास्क को पूरा कर लेगी। करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप? तो लीडरशिप की अलग अलग थ्योरीज हैं हमारे पास, बिहेवियरल थ्योरीज हैं, सिचुएशनल थ्योरीज हैं, ट्रेड थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं। ब्लेक एंड मॉर्टन लीडरशिप ग्रिड, ट्रेड स्टडीज, ओहायो स्टेट स्टडीज, मिशिगन लीडरशिप स्टडीज? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली आप अपना आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर जो है यहाँ पे बनेगा। ट्रेड स्टडीज हमारी बिहेवियरल थ्योरी के अंदर नहीं आएंगी। हमारी जो ट्रेड स्टडीज हैं वो बेसिकली बताती हैं कि कौन से पर्सनालिटी के ट्रेड्स आपको लीडर बना देंगे, तो ये बिहेवियर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई नहीं है। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। Coming to the next question, situations in which individuals are required to define right and wrong conduct is known as। तो देखो, ऐसी सिचुएशंस जहां पे आपको डिफाइन करना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, एथिकल डिलेमा एंड चॉइसेस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, गलत और सही की पहचान अगर आपको करनी पड़ रही है तो आप कहीं ना कहीं एक डिलेमा में हैं, आप एथिकल डिलेमा में हैं। आपको चॉइस करना है कौन सी चीज आपको करनी है, कौन सा एथिकली राइट होगा, कौन सा एथिकली रॉन्ग होगा। तो क्लियरली आंसर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंटल एबिलिटी टू डायग्नोज एंड एनालाइज कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इज कॉल्ड टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, कंसेप्चुअल स्किल या फिर मैकेनिकल स्किल्स? तो देखो जी, हम बात करते हैं कि हमारे अलग अलग मैनेजरियल लेवल्स पे हमें अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और सबसे टॉप मैनेजमेंट जो हमारी होती है उसके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को डायग्नोज करे, एनालाइज करे और अपने डिसीजंस ले सके। और ऐसे स्किल्स जो टॉप मैनेजमेंट के पास होने चाहिए उन्हें बोला जाता है कंसेप्चुअल स्किल्स।
उन्हें कंसेप्चुअल स्किल्स बोला जाता है। टेक्निकल स्किल्स बेसिकली आपके लोअर लेवल पे ज्यादा काम आते हैं, ह्यूमन स्किल्स कहीं ना कहीं सभी लेवल्स पे रेलेवेंट रहते हैं। फिलहाल यहां पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किल्स ऑफ अ मैनेजर दैट इंक्लूड वर्किंग विद अदर पीपल एमिएबली, हैविंग ट्रस्ट एंड जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट विद देम इज कॉल्ड। तो मैनेजर का ऐसा स्किल कि वो बाकी लोगों के साथ बढ़िया तरीके से काम कर सकता है, तो ऐसे स्किल को क्या नाम यहां पे आप देने वाले हो? कंसेप्चुअल स्किल, टेक्निकल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल या फिर डायग्नोस्टिक स्किल? देखो जी, यहाँ पे आपको दूसरे लोगों के साथ काम करना है, तो क्लियरली इंटरपर्सनल स्किल्स की बात यहाँ पे हो रही है, ह्यूमन स्किल्स की बात यहाँ पे हो रही है। करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ मैनेजमेंट? तो हमारे पास जब हम क्लासिकल थ्योरीज की बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि साइंटिफिक थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स के नाम भी आ जाते हैं। पीटर एफ ड्रकर, मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल, एल्टन मायो। अब ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो आपको याद रखना है, मैक्स वेबर से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर अपने पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का यहां पे बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरपर्सनल मैनेजरियल रोल्स आइडेंटिफाइड बाय हेनरी मिंट्सबर्ग आर। तो देखो, जब हम हेनरी मिंट्सबर्ग की बात करते हैं तो इन्होंने 10 मैनेजरियल रोल्स हमें दिए हैं, और इन 10 मैनेजरियल रोल्स को भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 3 के अंदर। इसके अंदर इनके कुछ हैं इंटरपर्सनल रोल्स आपके, कुछ आपके हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स, और कुछ आपके हैं डिसीजनल रोल्स। इस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। तो अगर हम इंटरपर्सनल रोल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी लिस्ट बनने वाली है, आंसर बनने वाली है, वो आपको बताना है। नेगोशिएटर, रिसोर्स एलोकेटर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, मॉनिटर, डिससेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, लीडर, लाइजन, फिगर हेड, प्लानर, डायरेक्टर, कंट्रोलर। देखो जी, यहां पे आपके पास जो लीडर, लाइजन और फिगर हेड ऑप्शन नंबर 3 है, ये क्लियरली हमारे इंटरपर्सनल मैनेजरियल रोल्स को डिनोट करता है, और इसीलिए अपने पास जो आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। Coming to the next question, the management function that is related to development of goals is। कौन से मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर आप अपने गोल्स को डेवलप करते हो? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग। देखो, आपके जो गोल्स हैं वो बेसिकली कौन से मैनेजमेंट फंक्शन से जुड़े हुए हैं? वो प्लानिंग से जुड़े हुए हैं। आप जब प्लान करते हो तो आप अपने गोल्स वगैरह डिसाइड करते हो, अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब चीजें डिसाइड करते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का क्लियरली बन जाएगा। Coming to the next question, the academic study of body motions, including gestures, facial configurations, and other movements, is referred to as kinetics, proxemics, kinesics या phonemics। तो देखो जी, यहां पे आपका ये जो सवाल है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और उसमें से एक होता है आपका बॉडी मोशंस, बॉडी मूवमेंट्स, और इसकी जो स्टडी है उसे नाम दिया जाता है काइनेसिक्स। तो करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर प्रपोज्ड बाय हेनरी फ्योल? तो हेनरी फ्योल हमारे पास फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, और 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इन्होंने प्रपोज किए थे। तो क्लियरली आंसर हमारे पास यहां पे ऑप्शन नंबर 3 14 का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल दैट एस्टेब्लिश अ लीनियर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ चेन ऑफ सुपरवाइजर्स फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द पर्सन वर्किंग इन द लोएस्ट रैंक। तो एक लीनियर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात चल रही है कि ऊपर से नीचे, नीचे फिर ऐसे नीचे, तो ऐसे टॉप से बॉटम एक लीनियर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात यहां पे चल रही है जी। तो कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर ये बात आती है? गैंग प्लैंक, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो जी, यहां पे बेसिकली एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है, और ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन को स्केलर चेन बोला जाता है। ये हमारे हेनरी फ्योल से जुड़ा हुआ एक प्रिंसिपल है, स्केलर चेन इसे यहां पे बोला जाता है जी। इसमें टॉप से बॉटम तक आपके सारे चेन के अंदर एक सुपरवाइजर्स की चेन बन जाती है, किस हिसाब से कम्युनिकेशन होने वाला है एक से दूसरे के बीच में। और ये जो गैंग प्लैंक है ये भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है, इसी प्रिंसिपल का पार्ट है, बट यहाँ पे जो आंसर हमारे पास बनेगा
ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच एन एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑल इंस्ट्रक्शंस अबाउट अ पर्टिकुलर वर्क फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर इज कॉल्ड एज। तो ऐसा प्रिंसिपल जो आपको कहता है कि एक एम्प्लॉय को जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए वो एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे के दो बॉस हों, दो लोग एक बंदे को ऑर्डर दे रहे हों, उस केस में वो बंदा कंफ्यूज रहेगा। ये वाला कौन सा प्रिंसिपल है आपको ये बताना है। सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, इनमें से आपको यहां पे चूज करना है। तो प्यारे दोस्तों, क्लियरली ये हमारा यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। तो एक सुपीरियर, एक बॉस कितने सबऑर्डिनेट्स को, कितने जूनियर्स को अपने अंदर संभाल सकता है, मैनेज कर सकता है, इसे क्या बोला जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कमिटमेंट या फिर लीडिंग। तो क्लियरली ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल का डेफिनेशन है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपको बताता है कि एक बॉस कितने सबऑर्डिनेट्स को यहां पे मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहां पे हमारे पास बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेंडर अफेक्ट्स मैसेज एनकोडिंग एंड डीकोडिंग। तो बताइए इनमें से सेंडर का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो मैसेज की एनकोडिंग और डीकोडिंग को इफेक्ट करेगा। तो सेंडर मैसेज को किस तरीके से बना रहा है, एनकोड कर रहा है, उस चीज को इफेक्ट करेगा, ये आपको बताना है। स्किल एंड नॉलेज, नॉलेज एंड सोशियो कल्चरल सिस्टम, स्किल एंड एटीट्यूड, स्किल एटीट्यूड नॉलेज एंड सोशियो कल्चरल सिस्टम। अब देखो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं सही लगेंगी कि हाँ, सेंडर का स्किल जो है, उसकी नॉलेज जो है, उसका एटीट्यूड जो है, उसका सोशियो कल्चरल सिस्टम यानी कि कैसी सोसाइटी, कैसे कल्चर से वो आ रहा है, ये सारी चीजें उसके मैसेज एनकोडिंग को अफेक्ट करेंगी। वो किस तरीके से मैसेज को फ्रेम करेगा, ये इन सारी चीजों पर निर्भर है। और इसीलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो क्लियरली ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। Coming to the next question, which theory of management ignored the social needs of the workers? तो हमारे वर्कर्स की जो सोशल नीड्स रहती हैं उनको कौन सी मैनेजमेंट की थ्योरी ने इग्नोर कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर थ्योरी, एल्टन मायोस थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी। देखो जी, हमारे पास जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी, आप जानते होंगे FW टेलर से ये आपकी थ्योरी जुड़ी हुई है। उन्होंने वर्कर्स को केवल एक जरिया समझा अपना काम निकालने का, काम पूरा करने का। उन्होंने वर्कर्स की सोशल नीड्स के ऊपर कोई एम्फेसिस नहीं दिया। एल्टन मायो जो हमारी थ्योरी थी, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स थे, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जिसे बोला जाता है, वहां पे कहीं ना कहीं वर्कर्स की सोशल नीड्स को रिकॉग्नाइज किया गया। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ने तो वर्कर की नीड्स को पूरा का पूरा इग्नोर किया और इसीलिए करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। Coming to the next question, which one of the following is not a part of organizing function of management? तो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं आपके पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में कौन सा नहीं आएगा। डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉइज, असाइनिंग टास्क टू टीम। अब देखो यहां पे आपका जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है वो प्राइमरली अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही जुड़ा होता है। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी पोजीशंस होने वाली हैं, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रहने वाला है, किस तरीके का रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहने वाला है, कौन सी पोजीशन पे क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती है और ये सारी चीजें हमारे स्टाफिंग फंक्शन से ज्यादा जुड़ी हुई हैं रेदर देन ऑर्गेनाइजिंग। तो क्लियरली मेरे पास जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। ये क्लियरली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर नहीं आएगा, ये क्लियरली आपका स्टाफिंग के अंदर ही आएगा। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मल एंड लेजिटिमेट राइट ऑफ अ मैनेजर टू मेक डिसीजंस, गिव ऑर्डर्स एंड एलोकेट रिसोर्सेज इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे जो आपके मैनेजर का एक फॉर्मल और लेजिटिमेट राइट होता है
कि वो डिसीजंस ले सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है, रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकता है, दिस इज बिकॉज कि वो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे उसके पास कुछ अथॉरिटी है। अथॉरिटी और पावर कहीं ना कहीं अलग अलग हो जाती हैं। पावर आपकी इनफॉर्मल भी हो सकती है बट अथॉरिटी फॉर्मल ही होगी। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कुछ शक्ति की, कुछ अथॉरिटी की, राइट की बात हो रही है। और क्लियरली मेरे पास जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का ही बनेगा। ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। Coming to the next question, from the options below, which one contains all the management functions? तो आपको बताना है जी कौन से ऑप्शन के अंदर सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस आ जा रहे हैं। तो हमने अभी देखा कि मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है। और अगर आप ऑप्शंस पे एक बार नजर डालेंगे तो ये चीज क्लियरली हमें देखने को मिल रही है जी ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। हालांकि यह डायरेक्टिंग नहीं है, लीडिंग है, तो लीडिंग और डायरेक्टिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। तो करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा बिजनेस मैनेजमेंट के सवालों के ऊपर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नई चीजें, कुछ नए सवाल आपके सामने लेकर आएंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।